कहानी की शुरुआत साल 2016 से होती है। सौरभ एक जवान और महत्वाकांक्षी लड़का था जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत था और मेरठ का रहने वाला था। एक शाम जब वह अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला तो उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई। पहले ही नज़र में मुस्कान की मासूमियत और उसकी हंसी ने सौरभ के दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी जो दोस्ती में बदल गई और फिर धीरे धीरे इस रिश्ते ने प्यार का रूप ले लिया। जब मुस्कान ने सौरभ की प्रोफाइल और उसकी जिंदगी के बारे में जाना तो वह भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वक्त के साथ उसका प्यार और मजबूत हो गया और आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब सौरभ ने अपने घर वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, यह शादी नहीं हो सकती। यही शब्द थे उसके माता पिता के, मगर प्यार किसी की इजाजत की मोहताज नहीं होती। सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 2016 में बिना किसी शानो शौकत के, बस कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद सौरभ लंदन चला गया क्योंकि उसकी पोस्टिंग वही थी। मुस्कान मेरठ में अकेली रह गई। वक्त बीतता गया। सौरभ कभी कभी छुट्टी में वापस आता और फिर चला जाता, लेकिन कुछ वक्त बाद मुस्कान को यह एहसास हुआ कि सौरभ नेवी में नहीं है बल्कि लंदन में किसी और काम से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह बातें उसके प्यार के बीच नहीं आई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। 2019 आ गया। इन 3 सालों में उनके प्यार की निशानी के रूप में उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी आई तो सौरभ के घर वालों का दिल थोड़ा पिघलने लगा। उन्होंने बेटी से मिलने की कोशिश की, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ ने घर वालों से लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा, लेकिन उसकी नौकरी ऐसी थी, इस साल के 9 से 10 महीने वह विदेश में रहता और महज 2-3 महीने ही मेरठ में बिताता। मुस्कान अकेली रह गई थी। वह अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहती, उसका ख्याल रखती और प्ले स्कूल तक छोड़ने और लाने का काम खुद ही करती। फिर आया 2021। इस दौरान दुनिया में कोरोना फैल चुका था। लॉकडाउन के चलते सौरभ कुछ समय के लिए वापस मेरठ आ गया, लेकिन हालात सामान्य होते ही फिर से विदेश चला गया। इधर मुस्कान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। हर दिन की तरह हर रोज वह अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी। तब उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। वे दोनों बचपन में एक साथ पढ़े थे। साहिल ने मुस्कान को देखकर उससे बात की। धीरे धीरे मुस्कान साहिल से कॉल पे भी बात करना शुरू की। अकेलेपन में मुस्कान को एक हमदर्द मिल गया था। धीरे धीरे साहिल से उसकी दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब साहिल का मुस्कान के घर आना जाना आम हो गया था। जब बेटी स्कूल में होती तब दोनों साथ वक्त बिताते। मकान मालिक को यह बात अजीब सा लगने लगा। 1-2 बार उसने देखा कि साहिल देर तक घर में बैठा रहता है। यहाँ तक कि एक बार उसने दोनों को शराब पीते हुए भी देख लिया। वह सोचने लगा, यह लड़का कौन है जो हर रोज आता है और इतनी देर तक रुकता है। फिर आया सन 2021। सौरभ अचानक लंदन से वापस आ गया। उसने आते ही मकान मालिक से मुलाकात की तो उसने धीरे से कह दिया, भाई साहब, आप जब बाहर रहते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में कोई और यहाँ आकर वक्त बिताता है। मैंने तो खुद देखा है। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर आकर सीधा मुस्कान का फोन उठाया, चैट पढ़ी। हर शब्द उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। उसे साफ समझ आ गया कि मुस्कान और साहिल के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। सौरभ ने मुस्कान को सामने बिठाया और कड़े शब्दों में पूछा, यह सब क्या है? मुस्कान पहले झूठ बोलने की कोशिश की, मगर जब सौरभ ने सबूत सामने रख दिए तो वह चुप हो गई। फिर बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ी कि झगड़ा तू मैं से मारपीट तक पहुंच गया। गुस्से में आकर सौरभ ने कहा, अगर तुम्हें साहिल चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मुस्कान चुप रही। अब तक उसके मन में भी सौरभ के लिए कोई भावनाएं नहीं बची थी। उसने इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। फिर सौरभ वापस लंदन चला गया।
इस बार वह सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 साल के लिए गया। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता चला गया। साहिल की जिंदगी में कई अजीबोगरीब चीजें थी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वह उससे बात करने का एक अजीब तरीका निकाल चुका था। उसके फोन में एक नंबर सेव था और उसी नंबर से उसने एक अकाउंट बनाया था। उसने अपनी माँ के नाम पर स्नैपचैट पर वह खुद को यकीन दिला चुका था कि उसकी माँ अब भी उससे जुड़ी हुई है। वह रोज उस अकाउंट से बातें करता, सवाल पूछता और जवाब भी उसी से आता। उसे लगता था कि उसकी माँ अभी उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसे राह दिखा रही है। मुस्कान को साहिल की इस कमी के बारे में पता चला तो वह उसी अकाउंट से साहिल को मैसेज करने लगी, लेकिन अंदाजा वैसा ही था जैसे उसकी माँ उससे बातें कर रही हो। फिर स्नैपचैट से मैसेज आता है, बेटा मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी में आई है तो इसे मत खोना, वह तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, उसे हमेशा खुश रखना। साहिल स्नैपचैट के सामने बड़बड़ाते हुए, माँ आप भी यह कह रही हो? तो फिर यह लड़की सच में मेरी किस्मत में है। साहिल को यकीन होने लगा कि उसकी माँ खुद उसे मुस्कान की तारीफ कर रही है। अब वह मुस्कान के प्यार में पहले से भी ज्यादा पागल हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ खुद चाहती है कि वह मुस्कान से शादी करे। इधर सौरभ पूरी तरह से मुस्कान की जिंदगी से बाहर निकल चुका था और इस बार वह 2 साल तक लौटकर नहीं आया। उधर स्नैपचैट ने साहिल और मुस्कान को और पास कर दिया। अब हालात यह हो गए कि साहिल के लिए मुस्कान से दूर रहना नामुमकिन हो गया था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, तुम सौरभ से तलाक लो और मुझसे शादी कर लो। मुस्कान ने उसकी बात सुनी मगर ठंडी आवाज में बोली, तलाक लेने से क्या होगा? सौरभ फिर भी आसपास रहेगा, कुछ न कुछ परेशानी खड़ी करेगा। अब साहिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मुस्कान की आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाया, तो रास्ता साफ करने का एक ही तरीका है, सौरभ को खत्म कर दो। मुस्कान सिहर गई। उसने साहिल की आंखों में देखा, वह मजाक नहीं कर रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? मुस्कान की आवाज़ धीमी मगर हैरानी से भरी थी। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर वह जिंदा रहेगा तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसे फिल्मी डायलॉग मत समझो, यह करने का टाइम आ गया है। पहले मुस्कान को यह सुनकर झटका लगा, मगर फिर साहिल की बातों में आकर उसने भी तय कर लिया, अगर सौरभ नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब बस उन्हें सही मौका चाहिए था। साहिल के चेहरे पर एक अलग खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब मुस्कान सिर्फ उसकी हो गई। दोनों शादी करे, एक साथ जिंदगी बिताएंगे। मगर इसके लिए सौरभ को रास्ते से हटाना जरूरी था। अब इसे अंजाम देने की देरी थी। दोनों ने प्लानिंग शुरू कर दी। सबसे बड़ा सवाल था, कत्ल कैसे होगा? मुस्कान और साहिल ने गूगल पर सर्च करना शुरू किया। अलग अलग तरीके पढ़े, वीडियो देखे, मगर हर बार कुछ न कुछ अधूरा लग रहा था। फिर फैसला हुआ कि पहले सौरभ को बेहोशी की दवा दी जाएगी, फिर चाकू से वार कर दिया जाएगा। साहिल ने मुस्कान से फोन पर पूछा, बेहोशी की दवा कौन सी होगी? पहले यह देखना पड़ेगा। उसने गूगल पर सर्च किया, सबसे तेज असर करने वाली बेहोशी की दवा कौन सी है जिससे मौत जल्दी हो जाए। मगर सिर्फ दवा ही काफी नहीं थी, कत्ल के लिए चाकू भी चाहिए था, और वह कोई छोटा मोटा चाकू नहीं होना चाहिए। साहिल ने मुस्कान को भेजा, जाओ अच्छे वाले 2 बड़े चाकू खरीद कर लाओ। मुस्कान एक दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने जब इतने बड़े चाकू खरीदते देखा तो हैरानी से पूछा, इतने बड़े चाकू का क्या करोगी? मुस्कान ने बिना झिझक कहा, मुर्गा काटने के लिए चाहिए। दुकानदार ने उसे 800 में 2 बड़े चाकू दे दिए। अब चाकू भी आ गया, दवा का इंतजाम भी हो रहा था। मगर कत्ल के बाद लाश का क्या किया जाए? पहले यह प्लान बना रहे थे कि किसी सुनसान जगह पे दफना देंगे। सौरभ के घर वाले वैसे भी उससे ज्यादा लगाव नहीं रखते थे, शादी से वह नाराज थे। अगर सौरभ गायब हो जाता तो कोई खास पूछताछ भी नहीं होता। मगर सवाल था, उसे दफनाया कैसे जाए? मुस्कान और साहिल को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब दोस्तों से डायरेक्ट पूछते तो शक हो सकता था, इसलिए साहिल चालाकी से पूछना शुरू किया। साहिल ने अपने दोस्त से
कैजुअली तरीके से पूछा, अरे यार, पूजा सामग्री अगर जमीन में दबानी हो तो कितना गहरा गड्ढा खोदना चाहिए? बस हल्का सा खोद कर डाल दो, ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं होती। साहिल ने झिझकते हुए फिर पूछा, अगर कुछ बड़ा गाड़ना हो तो? अब दोस्त चौकन्ना हो गया। तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ गलत करने का प्लान तो नहीं बना रहे हो? साहिल घबरा गया। अगर दोस्त ने पुलिस को बता दिया तो पूरा प्लान बर्बाद हो सकता था। उसने झटपट बात पलट दिया और किसी और टॉपिक पर बात करने लगा। अब साहिल को समझ आ गया था कि लाश को जमीन में दफनाना बहुत रिस्की हो सकता है। अब एक नया प्लान बनाया। साहिल ने मुस्कान से कहा, एक ड्रम खरीदते हैं, उसमें लाश के टुकड़े डालेंगे और फिर ऊपर से सीमेंट से पैक कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुस्कान ने साहिल की आंखों की ओर देखा। वह ठंडे दिमाग से सोच रहा था। उसमें ना कोई डर था, ना ही कोई पछतावा। मुस्कान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, मगर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कत्ल का तरीका तय हो चुका था, चाकू भी लाए जा चुके थे, दवा का इंतजाम भी हो रहा था। अब बस इंतजार था सौरभ के हिंदुस्तान लौटने का। तमाम लड़ाइयों और गलतफहमियों के बावजूद सौरभ ने लंदन से मेरठ लौटने का मन बना लिया। मुस्कान को पहले ही खबर दे दी थी, मैं 24 फरवरी को आ रहा हूँ, तुम्हारा जन्मदिन साथ मनाएंगे हम तीनों। मैं और हमारी बेटी मुस्कान ने यह बात साहिल को बताई। बस फिर क्या था, दोनों ने फौरन फैसला किया, कत्ल 25 फरवरी को ही होगा। प्लान एकदम साफ था, शराब में बेहोशी की दवा मिलानी है, सौरभ को पिलानी है और जैसे ही वह बेहोश हो चाकू से वार कर देना है। 25 फरवरी की रात आई। घर में जन्मदिन का माहौल था, हंसी मजाक हुआ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस माहौल के पीछे मौत की साजिश रची जा रही थी। मुस्कान ने सौरभ के लिए मुस्कुराते हुए केक काटा, लेकिन उसके दिल में पहले से तय खौफनाक प्लान चल रहा था। जैसे ही रात बढ़ी, मुस्कान ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी। अब बस इंतजार था, सौरभ इसे पी ले और बेहोश हो जाए। लेकिन सौरभ हंसते हुए, आज नहीं पीऊंगा। मुस्कान का चेहरा उतर गया। पूरी साजिश नाकाम हो गई। वह जबरदस्ती पिला भी नहीं सकती थी, क्योंकि शक हो सकता था। अब क्या किया जाए? सौरभ इस बार बच गया था। अगले दिन मुस्कान और साहिल, फिर दोनों के चेहरे पर झुंझुनाहट थी। अब क्या करे? थोड़ी देर सोचने के बाद साहिल बोला, 3 मार्च को सही मौका है, क्योंकि 3 मार्च को उसकी बेटी का 2nd क्लास का आखिरी एग्जाम था। मुस्कान की प्लानिंग थी, जैसे ही पेपर खत्म होगा वह अपनी बेटी को अपनी माँ के पास भेज देगी। तब घर में सिर्फ पति पत्नी होंगे, कत्ल करना आसान होगा। 3 मार्च आ गया, बेटी को माँ के घर छोड़ दिया। अब घर में सिर्फ सौरभ और मुस्कान थे। साहिल ने प्लान समझाया और मुस्कान ने उसे अंजाम देने की शुरुआत कर दी। रात ढलने लगी। पिछली बार शराब में दवा मिलाने का प्लान फेल हो चुका था, इसलिए इस बार मुस्कान ने नई चाल चली। सौरभ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ कोफ्ता लाया था। उसने मुस्कान से कहा, इसे गर्म कर दो। यही मौका था। मुस्कान ने कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिला दी और फिर प्यार से खाना परोस दिया। सौरभ ने बिना कुछ सोचे समझे खाना खाया। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी और फिर वह बेहोश हो गया। रात के ठीक 12 बजे मुस्कान ने साहिल को फोन किया, वह बेहोश हो गया है, अब आ जाओ। बिना कुछ पूछे साहिल ने बाइक उठाई और तेजी से मुस्कान के घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही दोनों ने चाकू निकाले। यह खेल अब अपने अंतिम और सबसे खौफनाक मोड़ पर था। मुस्कान के हाथ कांप रहे थे, सीने में दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। खंजर उसकी मुट्ठी में था, लेकिन हौसला जैसे उससे दूर होता जा रहा था। उसने घबराए हुए नजरों से साहिल को देखा, फिर धीरे से कहा, मुझसे नहीं होगा। उसकी आवाज में डर था, दर्द था और बेबसी भी। साहिल ने उसकी ठंडी हथेली पर अपनी गर्म उंगलियां रखी और कहा, तुम्हें ही करना होगा, पत्नी हो, पहला वार तुम्हारा होगा। उसकी आवाज सख्त थी। मुस्कान ने सर हिलाया, मगर हाथ आगे नहीं बढ़ा। साहिल झुंझला गया। उसने उसका हाथ पकड़ा, खंजर को धीरे धीरे सौरभ के सीने तक ले गया। मुस्कान का पूरा शरीर कांपने लगा। साहिल ने कहा, बस एक हल्की सी चोट बाकी, मैं देख लूंगा। मुस्कान के हाथ अब भी रुके हुए थे।
तभी अचानक साहिल ने उसके हाथ पर जोर से वार किया। खंजर तेजी से सीने में उतर गया। एक हल्की सी कराह, फिर खामोश सौरभ की सांसें। कुछ देर लड़खड़ाई, फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में सिर्फ खौफनाक सन्नाटा था। मुस्कान सुन्न पड़ी थी। उसके हाथ अभी खंजर थामे हुए थे, मगर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। साहिल ने झटके से खंजर खींचा। अब इसे खत्म करते हैं। साहिल ने जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और बिना रुके सौरभ की दोनों हथेलियां काट दी। खून फर्श पर बहने लगा। मुस्कान कांपते हुए दीवार से सट गई। उसकी आंखें फैल गई। साहिल को कोई झिंझनाहट नहीं थी। उसने गर्दन पकड़ी और एक झटके में सिर अलग कर दिया। मुस्कान की रूह कांप गई, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पहले से खरीदे गए 2 बैग कमरे में बंद रखे थे। एक बैग सिर और दोनों हथेलियां डाली गई। दूसरे में सौरभ का साहिल से धड़ वाला बैग घसीटकर बेड के नीचे रख दिया। बाकी काम मैं निपटा दूंगा, कहकर साहिल सिर और हथेलियों वाला बैग उठाकर घर से निकल गया। रात के 3 बजे वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था, जो मुस्कान के घर के पड़ोस में ही था। कमरे में अब बस मुस्कान थी। जिस बेड पर वह रोज सोती थी, उसी के नीचे आज उसका पति पड़ा था। बिना सिर, बिना हथेलियों के वह लेटने की कोशिश कर रही थी, मगर आंखें बंद होते ही खून से लथपथ सौरभ का चेहरा दिखता। सांसें तेज हो गई, घबराहट बढ़ने लगी। कमरे में उसे एक अजीब सर दर्द होने लगा। मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मुझे डर लग रहा है। उसने हड़बड़ाते हुए साहिल को फोन लगाया। डर लग रहा है? साहिल हंसा। तो मेरे घर आ जाओ। मुस्कान को और कुछ नहीं सूझा। वो कांपते हुए बाहर निकली, सड़क पार की और साहिल के घर के दरवाजे तक पहुंची। रात का सन्नाटा था। सिर झुकाकर वह साहिल के घर अंदर चली गई। सुबह सूरज की किरणें कमरे में दस्तक दे रही थी, मगर अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। साहिल और मुस्कान गहरी नींद में थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हकीकत और कुछ थी। जैसे ही साहिल की आंख खुली, उसने तुरंत बैग उठाया और अपने घर चला गया। कुछ घंटों बाद वह वापस आया, चेहरे पर वही ठंडा सन्नाटा। अब काम खत्म करना है, उसने मुस्कान से कहा। मुस्कान ने कहा, कैसा काम? मुस्कान सहम गई। साहिल ने मुस्कान से कहा, सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान चुपचाप मार्केट गई और एक बोरी सीमेंट लेकर आई, लेकिन साहिल ने सिर हिलाया। एक से कुछ नहीं होगा, और लेकर आओ। वह फिर गई, दूसरी बोरी सीमेंट लेकर आई। साहिल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कमरे में एक कोने में एक बड़ा ड्रम पहले से रखा था। साहिल ने उसे उठाया और बैग से सौरभ के शरीर के 3 टुकड़े निकाले, धड़ और दोनों हथेलियां। मुस्कान की सांसें तेज हो गई। साहिल ने बिना रुके लाश को ड्रम में डाल दिया, फिर सीमेंट की बोरी पलट दी, उसमें पानी मिलाया और देखते ही देखते ड्रम भर गया। अब कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। साहिल मुस्कुराया, ढक्कन बंद कर दिया, ड्रम को कमरे में एक कोने में छोड़ दिया, जैसे कोई मामूली सामान हो। इसके बाद सफाई का काम शुरू हुआ। साहिल ने ऑनलाइन 10 किलो ब्लीच मंगवाई। पूरा घर चुपचाप साफ किया जाने लगा। यह सबूत मिटाया जाने लगा। ये खेल का पहला भाग था, जो खत्म हो चुका था। अब दूसरी चाल चली जाने लगी। शाम हो चुकी थी। 4 मार्च को मुस्कान और साहिल ने एक कैफे बुक की और सीधे शिमला के लिए निकल पड़े। मुस्कान जानती थी कि सौरभ के घर वालों को पता था कि वह लंदन से आया हुआ है। ऐसे में अचानक गायब होना शक पैदा कर सकता था, इसलिए सफर के दौरान ही उसने सौरभ के मोबाइल से उसके भाई और बहन को मैसेज किया, मैं और मुस्कान शिमला घूमने जा रहे हैं, फिर मनाली और फिर कौसाली। कुछ देर बाद जवाब आया, अच्छा, लेकिन इतने दिनों बाद आए हो, घर कब आओगे? मुस्कान ने झट से मैसेज टाइप किया, अभी घूम रहे हैं, बाद में मिलेंगे। इस बीच में वे शिमला, मनाली और फिर कौसाली घूमते रहे। होली आ गई। घर वालों ने फिर मैसेज किया, होली पर घर तो आओगे ना? अब मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कॉल आ गया। मुस्कान के लिए फ़ोन उठाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि आवाज़ से राज खुल सकता था। फिर मुस्कान ने मैसेज किया, इस बार होली यहीं मना रहे हैं। उसने झूठा जवाब भेजा,
घर वालों को यह अजीब लगने लगा। आखिर 2 साल बाद आया था और होली पर भी नहीं आ रहा है, लेकिन कोई शक ना करे, इसलिए मुस्कान लगातार अपडेट भेजती रहती थी। यहाँ बहुत मजा आ रहा है, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, अभी यहाँ जा रहे हैं, अभी वहाँ जा रहे हैं। इसी तरह 14 दिन बीत गए। तारीख थी 18 मार्च। अब तक जो पैसा था वह खत्म हो चुका था। मुस्कान के पास कुल 84,000 थे। साहिल के पास भी थोड़े पैसे थे, मगर अब सब खत्म हो गया था। लेकिन मुस्कान को पता था सौरभ के अकाउंट में लाखों रुपए थे, मगर दिक्कत यह थी कि वह उसे कैसे निकाले। उसे पैसा निकालने का तरीका नहीं पता था। वह सोच में पड़ गई। आखिरकार उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, यह बताओ सौरभ के बैंक से पैसे कैसे निकाल सकते हैं? माँ चौंक गई। सौरभ तो तुम्हारे पास है ना, तुम दोनों शिमला मनाली घूम रहे हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पैसे निकालने की जरूरत ही क्या है, सौरभ से मांग लो, माँ ने कहा। मुस्कान चुप रह गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर अचानक उसके मुंह से वह बात निकल गई जो कभी बाहर नहीं आनी चाहिए थी। सौरभ तो है ही नहीं, वह मर चुका है माँ। माँ के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उनकी बेटी अगर चाहती तो यह बात छुपा सकती थी, मगर कुछ अजीब था। पहले ही होली पर घर न आने की जिद, और अब अचानक से बैंक से पैसे निकालने की बात। माँ को बेचैनी होने लगी। उन्हें पहले से मुस्कान के पिछले रिश्ते के बारे में सब पता था। दिल धड़कने लगा, कुछ तो गड़बड़ थी। बिना देर किए वे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। साहब, मेरी बेटी ने कुछ गलत किया है। उसने कहा कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। मुस्कान 14 दिनों से गायब थी। मामला संगीन था। उधर इत्तेफाक से 18 मार्च को ही मुस्कान और साहिल घर लौट आए। जैसे ही वे घर पहुंचे, कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ धमक गई। घर में घुसते ही पुलिस की नजर एक कोने में रखे एक बड़े ड्रम पर पड़ी। ड्रम इतना भारी था कि शक होना लाजमी था। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। घर की तलाशी ली जाने लगी। ड्रम को खोलने की कोशिश की गई, मगर वह इतना ठोस हो चुका था कि किसी भी औजार से खुल नहीं रहा था। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। पुलिस ने तुरंत एक टेम्पो बुलाया और ड्रम को उठाकर मुर्दा घर भेज दिया। अब सबसे जरूरी काम था ड्रम को खोलना। एक मैकेनिक बुलाया गया। उसने गैस कटर से ड्रम को काटना शुरू किया। ड्रम की परत हटी तो अंदर ठोस सीमेंट का एक भारी भरकम टुकड़ा निकला। अब उसे तोड़ना जरूरी था। कई हथौड़े पड़े, मशीनें चलाई गई। धीरे धीरे सीमेंट चटकने लगा। कुछ ही देर में अंदर से जो निकला उसने सबको सन्न कर दिया। एक कटा हुआ सिर, एक धड़, 2 अलग अलग था, लेकिन दोनों पैर गायब थे। पुलिस को अब किसी कबूलनामे की जरूरत नहीं थी। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया और जेल लेकर चले गए। दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।